नमस्कार, ये है 5 की बात। मैं हूं नगमा। क्या पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर बढ़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक बदहाली है और साथ साथ एक गंभीर बिजली संकट झेला पाकिस्तान ने कल ही, और पहले ही जिस पर कंगाली की मार है या कंगाली की कगार पे है। महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर में ये 24.5% था। फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। शायद सिर्फ 3 हफ्ते के निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में पाकिस्तान में सोमवार को नेशनल ग्रिड में गड़बड़ी से अंधेरा छा गया। पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर, इनमें बत्ती गुल हो गई। पहले से ही खाने पीने की किल्लत से जूझ रहा है पाकिस्तान और ब्लैकआउट में फैक्ट्रियां ठप हो गईं। इस्लामाबाद में खबर है कि एक अस्पताल में को अपने ऑपरेशन थिएटर बंद करना पड़ा। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो जो है वो पटरी पर रुक गई। बिजली बचाने के लिए पहले ही सरकार ने कई आदेश दिए हैं, जैसे आदेश है कि बाजार जल्दी ही रात 8 बजे बंद कर दिए जाएं। पाकिस्तान में इन सब के बीच महंगाई दर जो है वो 24% के करीब है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खाली होने की कगार पे है। वैश्विक कर्ज जो है, ग्लोबल कर्ज जो है वो $100 अरब है और इसी वित्तीय वर्ष में लगभग $21 अरब का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। इस भारी संकट से उबरने के लिए शहबाज शरीफ सरकार को मदद की जरूरत है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान कठिन फैसले नहीं लेता वो पाकिस्तान को और लोन नहीं देगा। लेकिन जो कठिन फैसले लेने हैं या जो मांग है IMF की, इनमें से कुछ मांगों को लागू करने से जो जरूरी चीजें हैं उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार के सामने मुश्किल ये है कि सामने चुनाव भी है और वो ऐसा करके अपनी जनता को नाराज नहीं करना चाहते। ये भी उनके सामने चुनौती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या श्रीलंका की राह पर जा रहा है? और ये जो एक कंगाली की कगार पे पहले ही पाकिस्तान पहुंचा है और इस बीच चुनाव भी होने वाले हैं, इनको किस तरह से शहबाज शरीफ सरकार इस चुनौती से जूझेगी और क्या आगे हो सकता है? मेरे साथ मौजूद हैं कल्बे अली, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, और कमर आगा, पश्चिम एशिया मामलों के जानकार। कल्बे अली साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में इस वक्त खास करके जो बड़े शहरों में कल खबर आई कि बिजली गुल होने से बहुत सारी चीजें ठप हो गईं और पहले से ही वहां पे इकोनॉमी जो है वो बुरे हाल में है, तो हालात क्या हैं इस वक्त? देखिए, अभी हालात अगर हम कहें कि वैसे तो लाइफ नॉर्मल है, ऐसे कोई नहीं हम कह सकते कि हालात कोई बिल्कुल ऐसे गड़बड़ है कि विजिबली गड़बड़ है। लेकिन जो कुछ भी आपने कहा वो सब एक सच है, हकीकत है और लोग समझ रहे हैं। जो महंगाई है इसका ताल्लुक सिर्फ टेक्निकल यानी कि सिर्फ इकोनॉमी से नहीं है। हर चीज के पीछे जो पाकिस्तान, जैसे हम सब जानते हैं, कहते भी हैं, ये एक मतलब बड़ा मुल्क है, स्टेबल कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी है। हमारे पास वीट का बम्पर क्रॉप हुआ, पाकिस्तान के अंदर वीट के स्टॉक्स भी मौजूद हैं। फिर अगर ये आटे की अगर कमी हो रही है या आटा नहीं मिल रहा या इसकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं, दिस इज एक्चुअली करप्शन। और इन सब चीजें जो आपने पॉइंट आउट की, इन सब चीजों का ताल्लुक जो है या करप्शन से है या मिसमैनेजमेंट से है। ये मौजूदा हुकूमत जो अभी आई है, ये आई ही इसलिए थी कि शायद ये इनके एक्सपीरियंस लोग हैं और इमरान खान की जो टीम है PTI वाले, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये क्यों डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं और क्या डिसीजंस ये लेना चाहते हैं जी, इस बात का आइडिया किसी को नहीं है। और तो ये सारा मसला मिसमैनेजमेंट और करप्शन का जी, है। आपने कहा ये सारा मसला मिसमैनेजमेंट और करप्शन का है और इमरान खान की जो सरकार थी वो इतनी ज्यादा तजुर्बेकार सरकार नहीं थी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या गलत फैसले इमरान खान की सरकार के दौरान लिए गए हैं, जिस उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ की सरकार जिसमें ज्यादा तजुर्बेकार लोग हैं वो उसको बेहतर मैनेज कर सकेंगे, और क्या फैसले इन्हें लेने चाहिए थे? जो बुनियादी बात है यहाँ पे पाकिस्तान की, अगर हम बात करें कि जैसे अभी कल एक ब्लैकआउट हुआ, पूरा नेशनल ग्रिड उड़ गया। या तो एक है जैसे यहाँ पे हम लाइटर साइड पे, जैसे हमारे मुल्क में हम सब तीसरी दुनिया जो भी हम कह लेते हैं इसको, डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे र्यूमर्स, अफवाहें बहुत ज्यादा होती हैं और अफवाहों में बहुत ज्यादा वजन भी होता है। तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की र्यूमर चल रही है आजकल कि किसी ने बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में
इस गवर्नमेंट में और सिस्टम में कि भाई आप लोग थोड़ा सा भट्टा बिठाएं, ताकि हम फिर कुछ बड़ी पावर्स इन्वॉल्व होंगी, पैसे देंगे और ये कहेंगे कि लेट्स से अगर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक नहीं कर सकता, तो और कुछ नहीं, तो जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के जो पावर वो है, पावर हाउसेज हैं, एटॉमिक पावर जो हम बनाते हैं बिजली घर, उसी को ही वो डीकमीशन करना शुरू कर दे, ताकि एक स्टेप तो आगे बढ़े। ये सब बातें, ऐसी रूमर्स कही जाती हैं और लोग इस पे इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पिछला जो ब्लैकआउट हुआ था 3-4 महीने पहले, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। कल जो हुआ उस पे एक तरह से 12 घंटे और 24 घंटे के बाद, 12 घंटे में आधा मुल्क और 24 घंटे के बाद पूरा मुल्क बहाल हो गया। इस पे खुशी मनाई जा रही है। जी ये जी खुशी की बात नहीं है, बात तो ये है कि हुआ क्यों, इसकी रिपोर्ट नहीं आ रही। जो इमरान खान के टाइम पे जो छोटी छोटी मिसमैनेजमेंट्स थी, उसी को इस वक्त विजिबली नजर आ रहा है कि चीजों में करप्शन नजर आ रही है। यानी कि फूड सेक्टर में, कि पाकिस्तान में इतना फूड तो अपना बहुत सारा पैदा होता है, वो कहाँ चला गया? वीट ठीक तो है, हमारी अपनी आपने थी, वो कहा कहाँ गई? मिसमैनेजमेंट है और करप्शन है बुरी तरह से, और इस वजह से ये इस वक्त हालात हैं। कुछ फैसले शहबाज शरीफ साहब को लेने चाहिए थे, कमर आगा साहब, जो उन्होंने लिया नहीं, और उनको मदद भी चाहिए बाहर से। पर पहले ही आईएमएफ ने लोन दिया था, साल 2022 में ही मिला उन्हें लोन, अगस्त के महीने में। आईएमएफ की कुछ शर्तें हैं, तो ऐसी उसमें से क्या शर्तें हैं, और क्या दोबारा उन्हें कुछ बेल आउट पैकेज मिल सकता है इस वक्त? और शहबाज शरीफ के लिए क्यों मुश्किल है ये शर्तें मानना या कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना, ताकि उन्हें अगली किस्त मिले? इसी की जो शर्तें हैं उसके अंदर इनको बजट डेफिसिट जो है वो, जी जी, जो शर्तें हैं आईएमएफ की, उसमें इन्हें बजट डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा जो सब्सिडीज ये दे रहे हैं एग्रीकल्चर में और दूसरे सेक्टर्स में, उसको कम करना पड़ेगा। और भी बहुत सी उनकी जो जो कंडीशनैलिटीज हैं, अगर उनको ये अप्लाई करेंगे तो कीमतें और बढ़ जाएंगी और बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया, इलेक्शन ईयर है, कोई सवाल नहीं, हालांकि मुझे नहीं लगता जो हालात हैं उसमें इलेक्शन भी हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि नगमा, ये कोई मसला आज का नहीं है, ये तो एकदम से इस वक्त आके सब मामला कोलैप्स करने लगा। ये इन्हीं ने कभी डेवलपमेंट एजेंडा था ही नहीं, पाकिस्तान में कभी दिखाई नहीं देता था, सिवाय वो बेकार की बातें करने के, और उनको पैसे मिल जाते थे। अफगान वार को एक्सप्लॉइट कर रहे थे अपने फेवर में, वहां पे ये जिहादियों को तैयार कर रहे थे, अमेरिका से फंड लाया आते थे, सऊदियों से ले आते थे, यूएई इनको पैसा दे रहा था काफी, उस वक्त उनको जरूरत थी इनकी। अब वहां से पैसा आना बंद हो गया, रेमिटेंसेस इनके पास $30 बिलियन आते थे, पैंडेमिक के बाद से अब अरब वर्ल्ड से रेमिटेंसेस भी आना कम हो गए हैं। एग्रीकल्चर इनके पास बहुत अच्छा था, लेकिन यह है कि 1/3 कंट्री जो है वो पानी में डूब गया, तो मेजर एग्रीकल्चर का जो लॉस हुआ है अभी भी मतलब वो पूरा नहीं हो पा रहा, और लोग अभी भी, लाखों लोग के पास घर नहीं है, पता नहीं कितने मकान बह गए। अब उनको $30 बिलियन तो चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए, $9 बिलियन इनको प्लेज किया है। लोग प्लेज तो कर देते हैं बहुत से मुल्क, लेकिन वहां से आना बड़ा मुश्किल होता है, पैसे का लाना, फिर उसके बाद उसमें टाइम लगेगा आने में, पूरा प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, यूएन इन्वॉल्व है, तो बहुत सी चीजें हैं। फिर उसके अलावा ये है कि इनके पास फॉरेन रिजर्व, जैसा आपने बताया कि 4-4.25 बिलियन है, वो 3 हफ्ते का है कुल। अब बताइए कैसे होगा? $60 बिलियन का ये इंपोर्ट करते हैं और इनका एक्सपोर्ट कुल $30 बिलियन का है। तो देखिए, मुल्क डेवलप होते हैं इंडस्ट्री से जी, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो होते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगानी पड़ी, वो सब कुछ था ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफी पुराना है, चाइना की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें इनको काफी महंगा पड़ रहा है। जो लोन लिए गए हैं, इनको रीपेमेंट अभी बहुत एक करना है डेट का, वो एक इनको एक डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये श्रीलंका के लाइन पे नहीं जा रहे हैं। अगर वहां कोलैप्स हुआ तो वो अफगान वार पे चला जाएगा, अफगानिस्तान के रास्ते पे जाएगा, इसलिए कि बेपनाह वेपन है और बहुत से उनके यहाँ आतंकवादी संगठन है जो ऑलरेडी इनके खिलाफ हो चुके हैं। आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, डर इस बात का जी, आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन ये नहीं कि वो श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस थी, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हालात बेकाबू इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक तो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे असला है, अफगानिस्तान की यहाँ पे नेबरहुड में है जहाँ पे तालिबान काबिज हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उथल पुथल इस इकोनॉमिक क्राइसिस से आ सकती है। कमर आगा साहब,
जी बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरी नहीं समझ में आता। पहले ही देखिए शर्मा जी, पहले पैसा मिल जाता था। अब बड़ी मुश्किल ये है कि पैंडेमिक, खासतौर से कोरोना काल के बाद, फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर जो चल रही है, तमाम ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की तैयारी कर वीक है इस वक्त। सऊदी अरेबिया, यूएई का कहना ये कि भाई ये हर महीने, हर साल में 2 बार 3 बार इनको पैसा देना पड़ता है। कितना पैसा दें, उनकी भी बैंकिंग है, बैंक्स ने दिया है पैसा, बैंक उनके चाहते हैं कि उनको वापस मिले पैसा। कितना पैसा दिया जाए ये भी है। तेल के कंसेशन दे देते हैं, अब वो भी देने पे राजी नहीं। फिर उसके अलावा ये भी है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये तो एडहॉक बेसिस पे है कि 2 बिलियन यहाँ से ले आओ, 1 बिलियन यहाँ से ले आओ और उसके बाद 3 हफ्ते का काम हो जाएगा। इससे कैसे चलेगा? कल इलेक्ट्रिक ग्रिड में इनकी जो प्रॉब्लम आई है, पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी ज्यादातर पार्ट्स में, कई बिलियन रुपयों का लॉस एक दिन में हुआ है। उनका टेक्सटाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था, वो बिल्कुल बैठ गया। जी, कई जगह पे फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, अस्पताल काम नहीं कर पा रहे, मेट्रो लाइंस जो है वहां पे मेट्रो चलती हैं वो रुक गई थी। आपने कहा कि जो हालात हैं इस वक्त वो आगे बहुत ज्यादा एक अराजकता की स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, बहुत शहबाज शरीफ साहब, कल्बे अली फैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि इलेक्शन भी है और अगर वो सख्त फैसले लेते हैं जिससे चीजों की कीमतें और बढ़ेंगी तो उनको नुकसान होगा। पर यह सवाल बहुत बड़ा इस वक्त है जो ऑपोजिशन भी उठा रहा है कि क्या ऐसे में चुनाव पोस्टपोन हो जाएंगे, क्या चुनाव हो सकता है वहां? देखिए, आगा साहब ने जो बातें की ना, बिल्कुल सारी ही से हम सब इत्तेफाक करेंगे, हम सब करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा हार्ड हिटिंग लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि बात सच है। और इसमें सच्चाई का जो बुनियादी मसला है, रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, वो ये नहीं है कि पहले क्या था। सबसे बड़ा मसला है कि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, ही इज नॉट एक्चुअली मीटिंग एनीबडी। यहां से और परेशानियां सबके दिलों में होता है कि अगर किसी को आप फोन करें और वो रिस्पॉन्ड ना करे तो डर लगना शुरू हो जाता है कि अल्लाह खैर करे, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, परेशानी तो नहीं होगी, क्यों नहीं आ रहा। ये जो गैप है, ये इसको स्टॉक मार्केट्स में और इकोनॉमी में अमूमन सेंटीमेंट्स कहते हैं जी। ये जो सेंटीमेंट प्रॉब्लम आ रही है वो ही सबसे सीरियस है, जिसकी वजह से लोगों को आगे अंधेरा नजर आ रहा है। और ये जो आगा साहब ने जो बात की, बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज वरीड, पाकिस्तान में हम भी वरीड, वी आर ऑल्सो वरीड कि अगर अल्लाह ना करे ये कंट्री डिफॉल्ट करती है तो चलो जी, न्यूक्लियर एसेट्स को तो सिक्योर करने के लिए अमेरिकन कोई अपने ट्रूप्स भेज देंगे और उस एरिया को सिक्योर कर लेंगे मैक्सिमम। मतलब एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, या इंटरनेशनल ट्रूप्स आ जाएंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी के हाथ ना लगे जी। लेकिन अगर जो छोटे छोटे मिलिशियाज बन जाएंगे, स्मगलिंग ग्रुप्स होंगे, 20 करोड़ की पॉपुलेशन है और पढ़ी लिखी पॉपुलेशन भी है और लड़ाका पॉपुलेशन भी है, पूरी खिचड़ी बिल्कुल बिल्कुल एक लॉलेसनेस की हालात वहां पे बन सकती है। इलेक्शंस हो पाएंगे ऐसे में कल्बे अली? इलेक्शंस तो देखिए, इलेक्शंस हमेशा हो जाते हैं, इलेक्शंस का इशू नहीं है। पर ऑपोजिशन अभी से कहने लगी है, शायद ऑपोजिशन तैयार ना हो उसके लिए। ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑपोजिशन का तो बेनिफिशियरी नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इस सारी के सारा इल्जाम या परेशानी जो इल्जाम जा रहा है वो गवर्नमेंट पे जा रहा है। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट जिस किसी की भी हो माँ बाप की तरह होती है और इल्जाम माँ बाप पे ही जाएगा। सही कहा आपने। और आपने ये बात भी कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर लोगों से ना मिल रहे हैं ना बात कर रहे हैं और उसकी वजह से एक सेंटिमेंट जो है वो भी गलत जा रहा है, या संदेश भी, कि वहां पे लोगों का भरोसा सरकार पे नहीं बन पा रहा और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस क्राइसिस से सरकार उबार पाएगी आपको। इतना ही वक्त इस वक्त मेरे पास चर्चा के लिए इस मुद्दे पे। कल्बे अली साहब, आपको और कमर आगा साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पाकिस्तान में बुरे हालात हैं आर्थिक तौर पे और बहुत हाई है इन्फ्लेशन, और इस बीच बिजली की किल्लत, एक बार फिर वहां पावर आउटेज कल बहुत बुरी तरह से हुई। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर छिड़ा घमासान। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान
से आज किनारा किया, जिसमें दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर से सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है। जम्मू में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। सेना अगर कुछ करती है तो उसे सबूत देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा वो उनका निजी विचार है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का रुख साफ नहीं होने से ही उनके नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर? इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। तो दिग्विजय सिंह ने जो कहा उससे राहुल गांधी भी किनारा कर रहे हैं। कल इसके ऊपर जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके कहा था कि ये उनके अपने विचार हैं दिग्विजय सिंह के। आपको सुनाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कल जम्मू के सतवारी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा क्या था, क्या सवाल उठाया था। पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्त है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ने। हमारी पार्टी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उसी पे हम खड़े हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सरकार दावे तो करती है लेकिन अब तक इसके सबूत नहीं दिखाए हैं। इस बयान को लेकर ही दिग्विजय सिंह का विरोध हो रहा है। जम्मू में आज डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है।
तो दिग्विजय सिंह हाय हाय के नारे लग रहे हैं और दिग्विजय सिंह का एक बयान जो है वो कांग्रेस के लिए एक मुसीबत बन गया, जिस पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है बार बार। एक ब्रेक के बाद 5 की बात में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आईबी और रॉ की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर जताया ऐतराज। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं है। साथ ही उन्होंने आईबी और रॉ की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक किए जाने पर चिंता जताई है। किरेन रिजिजू ने एनडीटीवी से कहा कि रॉ आईबी के संगीन गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है। इस पर सही समय पर प्रतिक्रिया दूंगा। ये प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है। संबद्ध अधिकारी आगे से 2 बार सोचेगा। इस तरह सार्वजनिक करने के असर पड़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश और मैं अक्सर संपर्क में रहते हैं। वो न्यायपालिका के प्रधान हैं। मैं सरकार और न्यायपालिका के बीच का पुल हूं। हमें मिलकर काम करना है। अकेले अकेले नहीं हम काम कर सकते। इससे पहले किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में भी इस पर अपनी राय दी। Let us be very clear. When we are talking about appointment, the process, these are administrative matters. This is nothing to do with the judicial order and judicial pronouncement. I have heard and I have seen some statements and some tweets by some politicians and even some lawyers also that making comments about the NJSC or MOP of the collegium system amounts to lowering the dignity of the Supreme Court. So please be clear. Nobody in India says that he or she will defy the court order. You cannot say it. As I said, putting the secret or sensitive reports of the RAW or IB in public domain is a matter of grave concern which I will react in appropriate time. If the concerned officer who is working for the nation in disguise or in a secretive mode, in a very secretive location, will think twice if tomorrow his or her reports are going to be in the public domain. It will have an implication. Honorable Chief Justice and I meet so often and we are always in touch because he is the head of the judiciary. I am the bridge between government and the judiciary. So we have to work together. You can't work in isolation. केंद्र सरकार और जुडिशरी के बीच में जो टकराव चल रहा है वो जारी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज साफ कर दिया कि जो कॉलेजियम है, जिसने जो रिपोर्ट्स जो हैं नियुक्ति को लेकर, जजेस की नियुक्ति को लेकर जो रिपोर्ट्स जग जाहिर कर दी थी, रिवील कर दी थी, वो सही नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट्स अगर जाहिर कर दी जाएंगी तो जो आईबी और जो रॉ के जो लोग हैं जो इस तरह की रिपोर्ट्स को बनाते हैं वो लिखना, जो आपत्तिजनक बातें हैं वो लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो हैं काफी सेंसिटिव इन नेचर होती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस मसले को लेकर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सेंसिटाइज भी कर दिया है, क्योंकि वो एक विंग है जुडिशरी और सरकार के बीच में, लॉ मिनिस्टर, तो वो अक्सर जो है वो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उन्हें जो है सेंसिटाइज भी कर दिया है। दरअसल जब भी इस तरह की नियुक्तियां होती हैं तो जो एक शॉर्टलिस्ट आती है, केंद्र सरकार जो है बैकग्राउंड चेक्स के लिए ये रिपोर्ट्स जो हैं वो आईबी और रॉ से जो हैं वो लेती हैं, ताकि जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है इन जजेस के बारे में वो जान सके। तो ये कॉलेजियम ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो रिवील कर दी थी, जिसे लेकर कानून मंत्रालय और साथ में जुडिशरी में काफी जो है टकराव चल रहा था। साथ में आज कानून मंत्री ने इस बात को भी साफ किया कि ये जो एक अभी जो फिलहाल जो है 4 करोड़ 90 लाख जो केसेस हैं वो फिलहाल अभी भी पेंडिंग है। ये जो पेंडेंसी है तभी कम की जा सकती है जब टेक्नोलॉजी का मदद लिया जाए, और उनका ये कहना था कि ई कोर्ट्स जो हैं वो फिलहाल इसका जो है एक जवाब है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से बिहार की राजनीति एक बार फिर
गरमाई हुई है। ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि नीतीश फिर से पलटी मारकर बीजेपी के पाले जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पूछे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसी किसी संभावना से इनकार किया, लेकिन एक बार फिर अपने उस बयान को दोहराया जिसमें वो जेडीयू के कमजोर होने की बात कर रहे हैं। कुशवाहा का कहना है कि पार्टी और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है और वो हर मुश्किल वक्त में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं। हालांकि उनके बयान पर नीतीश कुछ कह नहीं रहे। नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में नहीं आए थे, संघर्ष का दौर था, लगातार हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे। अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद मैं भी उनके साथ बीच में नहीं था, लेकिन फिर से जब नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से, तो हम उनके साथ फिर से आ गए, खड़े हैं मजबूती से। और आज भी उनके साथ कहीं से कोई प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, खड़ा है। शुरुआती दौर में समता पार्टी के समय लव कुश की ताकत, फिर अति पिछड़ा भाइयों की ताकत, और फिर बाकी समाज के जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं, सब लोगों की आशा उम्मीद बंधी। और नीतीश कुमार जी को इसलिए ताकत की जरूरत थी और आज भी है। ना वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। वो जो मन में आवे बोलते रहे, वहीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। बड़े पर्दे पर 4 साल के बाद शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हो रही है और फिल्म का नाम है पठान। इस फिल्म के रिलीज के पहले ही ये फिल्म काफ़ी चर्चा में रही। कभी अपने गाने को लेकर कई तरह के विवाद हुए। शाहरुख खान के खिलाफ कुछ प्रदर्शन किए गए। 25 जनवरी यानी कि कल रिलीज होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है। कल तक इस फिल्म ने 4,19,000 टिकट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पहले जो फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, उसने भी एक अच्छी ओपनिंग की थी एडवांस बुकिंग के मामले में, लेकिन पठान ने ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये फिल्म नए मकाम हासिल कर रही है। फिल्म की कमाई 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। हाँ, मैंने ट्रेलर देखा है। आई लाइक द सॉन्ग ऑल्सो एंड आई एम एक्साइटेड टू हो। शाहरुख सर एंड जॉन अब्राहम है, तो दीपिका पादुकोण है। तो बॉयकॉट बोल के भी शाहरुख खान ब्लॉकबस्टर ही मारने वाले हैं, वो तो पक्का है। तो कोई मतलब भी नहीं है। 4 लोग बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। लगभग अब तो लॉकडाउन के बाद पिक्चर आ रही है उनकी, समझ जी। तो वही पता करने आते टिकट के बारे में कि टिकट मिल रहा है। पैन शायद बस देखने की शौक है। लगभग 4 लोग हैं, हम दोस्त यार, तो देखेंगे हम लोग। तो एडवांस बुकिंग करा लेना है। हाँ, अभी यहाँ किसका टिकट लेने आए थे? पठान का। पठान तो रिलीज नहीं हुई, तो पहले ही टिकट लेते हो? बुकिंग चल रही है भैया, अब नहीं मिले तो क्या नहीं वजह है इतनी उत्सुकता की फिल्म को लेकर? एक तो इतने टाइम के बाद मूवी आई है इसकी, और उसमें सॉन्ग भी अच्छे हैं। जितने भी जो है फालतू की बातें जो कर रहे हैं वो सब उड़ जाएंगे इसी आंधी में। अच्छा, जो मूवी को लेकर बातें कर रहे हैं बिल्कुल सब खत्म। कल वो अपनी आंधी से बता देगा कि शाहरुख खान एक ब्रांड है। अभी तो 2-3 जगह देखा है, तो 3 से 6, 6 से 9 हाउसफुल ही जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। अच्छा, जो समय देख रहा है उसमें नहीं मिल रहा? उसमें नहीं मिल रहा है। नाइट शो लो या मॉर्निंग लो, मन के शो नहीं मिल पा रहे। अभिनेता अजय देवगन ने भी पठान की रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग पर खुशी जताई है। इंडस्ट्री में चाहिए सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मजा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। और आज शाहरुख खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पठान को इतना प्यार देने के लिए सभी को जोरदार झप्पी।
जिन्होंने डांस किया, कटआउट लगाए, टिकट खरीदे, सभी फैन क्लब, टी शर्ट बनाए, प्रार्थना की, विवाद निपटाने में मदद की और उसे एक त्योहार बना दिया। सिनेमा घरों में होना अच्छा लगता है, घर के जैसा लगता है। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी। सीनियर एंटरटेनमेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत सिसोदिया। प्रशांत, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पठान ने। आपने कुछ सिनेमा घरों की बात की थी जो बेंचमार्क जैसा है। बांद्रा का एक सिनेमा हॉल था, एक तो राज मंदिर है, जयपुर का, तो सभी जगह से अच्छी खबर आ रही है। जी, खबर ये तो अच्छी है ही कि एडवांस बुकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी है और लोग इसको मेगा ओपनिंग बता रहे हैं और बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों को, ट्रेड एनालिस्ट को खास तौर से। मैंने जो भी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, चाहे वो कोमल नाटा है, तरुण आदर्श, उन सब से मैंने बात की और मैं खुद भी नज़र रखे हुए हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम ये कि एक टिकटों की बिक्री होगी, या 4,19,000 अभी तक सिर्फ 3 मल्टीप्लेक्स चेन से ये टिकट बिक चुके हैं। लेकिन जो एक देखने वाली चीज़ है वो ये है कि किस तरह से जो बाकी सिनेमाघर सिंगल स्क्रीन है या फिर प्राइवेट ओनर्स के जो मल्टीप्लेक्स हैं, उनका कहीं मिला लें तो ये कम से कम मुझे लगता है कि 6.5 लाख टिकट अभी तक बिक चुके होंगे। और अब सिर्फ जो लोगों की नज़र है वो इस पर रहेगी कि जो हाईएस्ट ओपनिंग फिल्में हैं हिंदुस्तान में, क्या ये उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। अगर टिकट के मामले में बात करूं तो KGF चैप्टर 2 5.15 लाख टिकट उसके बिके थे एडवांस बुकिंग में, और अगर उसके ओपनिंग डे के पैसे की मैं बात करूं तो करीब 53 करोड़ के आसपास था। और फिर KGF के बाद जो है वॉर और हिंदुस्तान जैसी फिल्में हैं जिनकी ओपनिंग जो है करीब 53, 52, 54 करोड़ की लगी थी। तो अभी सबकी नजर होगी कि क्या ये पठान जो है इनकी जो ओपनिंग है इसको तोड़ पाएगी या नहीं, फिर इसका वीकेंड कितना होगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि अपार्ट फ्रॉम दिस की कितना एडवांस बुकिंग हुई है। जो सिनेमा हॉल्स बंद हो गए थे कोविड के चलते, या बड़ी फिल्में नहीं आ रही थी, या उन सिनेमा घर को दर्शक नहीं मिल रहे थे, वो सिनेमा घर मैंने सुना है कि खुलने में आ रहे हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, 25 कम से कम ऐसे सिनेमा घर हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से लेके और बिहार और बंगाल तक, जहाँ पे उन सिनेमा घरों को दोबारा खोला जा रहा है और पठान की रिलीज के साथ ये दोबारा खुल रहे हैं। तो एक तरह से वो सिनेमा घर मालिक जो नुकसान में थे या नुकसान झेल रहे थे, उनके लिए एक जरूर राहत की सांस होगी। और अभी कल का दिन पिक्चर है और अभी रात तक जो ये हम 4,19,000 की हम टिकट की बात कर रहे हैं वो बढ़ के और ऊपर जाएगा। अब सिर्फ देखना ये है कि कितने रिकॉर्ड और टूटते हैं और कितने रिकॉर्ड ये फिल्म और बनाती है। जी, शुक्रिया आपका प्रशांत। अब ये जरूर है, जैसा आपने बताया कि कई सिनेमा घर जो हैं वो खुल रहे हैं पठान के रिलीज के साथ, जो बंद पड़े थे, तो उम्मीद ये जग रही है कि बॉलीवुड में पठान जो है एक नई उम्मीद जगाएगी और एक नई जान फूकेगी। धन्यवाद आपका प्रशांत सिसोदिया। इस वक्त हमारे पास इतना ही वक्त है, 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का किसी। अब पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है।